आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल्स, जिसमें मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को और भी दूसरे नामों से जाना जाता है। इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के भी नाम से जानते हैं। इससे हम और किस नाम से जानते हैं? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसे हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी इसे हम लोग कहते हैं। इसके और भी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अलावा इसके ये दो और भी नाम हैं, इससे हम लोग इसको जानते हैं। इसका स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं। इसके स्ट्रक्चर में कहता है कि हमको सबसे पहले क्या करना है? सब्जेक्ट लिखना है। इसके साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? इज एंड आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ हम लोग आईएनजी यूज करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट में, मतलब कहने का अर्थ हुआ कि अगर रीड हमको लिखना है तो रीड का फिफ्थ फॉर्म क्या? फॉर बी प्लस आईएनजी कर देंगे, मतलब इसके साथ आईएनजी कर देंगे, ये क्या बन जाएगा? रीडिंग बन जाएगा। इस कंडीशन में हमको क्या करना है? वर्ब को यूज करना है। अगर इट को लिख रहे हैं तो इट के साथ क्या करेंगे? हम लोग आईएनजी को जोड़ देंगे, तो ये क्या बना देगा? ईटिंग बना देगा। तो हम लोगों को क्या करना है? जब भी इसमें यूज करेंगे तो इसको भी V1 प्लस आईएनजी के फॉर्म में यूज करेंगे, या फिर इसके अलावा हम कह सकते हैं कि V4 टर्म में भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। वर्ब का चौथी फॉर्म जो हम लोग कहते हैं उसके फॉर्म में हमको लिखना है। चलते हैं रूल्स के ऊपर, थोड़ा कुछ और रूल्स को जान लेते हैं। जैसे कि हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में हमने जाना था, डिफरेंट रूल्स के बारे में जो उसने हमें मदद किया था कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो चलिए यहाँ पर भी कुछ रूल्स के बारे में हम लोग जानते हैं। कुछ रूल्स मैंने लिख रखा है पहले से, उसको देखते हैं। कहता है कि सबसे पहला रूल मेरा क्या है? सो देखिए इस टेंस का कि कंटिन्यूअस है। देखिए भाई, पहला रूल एकदम बिल्कुल इसके नाम के हिसाब से है। कहता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कंटिन्यूअस मतलब कहने का अर्थ हुआ कि कंटिन्यू, मतलब वर्तमान समय में वो एक्शंस जो अभी क्या है प्रेजेंट टाइम में क्या है? कंटिन्यूअस वे में है, मतलब कंटिन्यूटी पे अभी चल रहे हैं, हो रहे हैं। जैसे आई एम टीचिंग यू, ये क्या है? ये अनफिनिश्ड वर्क है, ये अभी चल रहा है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग। दोज बोथ सेंटेंसेस आर इन कंटिन्यूअस फॉर्म बिकॉज बोथ आर इन कंटिन्यूटी, दे आर अनफिनिश्ड। ये सभी के सभी दोनों के दोनों सेंटेंस क्या है? अनफिनिश्ड वे में। तो कहने का अर्थ हुआ कि ये जो कंटिन्यूअस टेंस है इसका पहला रूल क्या है कि जिस वक्त कोई हम बोल रहे हैं या आप बोल रहे हो, तो उस बोलने के दरमियान में क्या हो रहा है कि वो वर्क क्या है? कंटिन्यूटी पे है, वो कंटिन्यूअस है, वो चल रहा है लगातार, वो क्या हो रहा है? हो रहा है। तो जब कंटिन्यूटी को कोई चीज बतलाता है तो उसको हमको अगर दिखाना हो, और वो भी कंटिन्यूटी किस समय में? प्रेजेंट टाइम में। किस समय में? प्रेजेंट टाइम में अगर बतलाता है तो उस प्रेजेंट टाइम में बतलाने के लिए हम लोग किस टेंस का यूज करते हैं? उस कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसा कि मैंने फर्स्ट रूल में यहाँ पर बता रखा है, ये फर्स्ट रूल में आप देख सकते हो मैंने लिखा है कि टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इस वक्त मैं बोल रहा हूँ, उस वक्त उस घटना का, जिस समय कोई बोल रहा है उस समय वो घटना अगर कंटिन्यूअस फॉर्म पे है तो आप कह सकते हो कि वह किस टेंस से बिलोंग करेगा? तो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बिलोंग करेगा। ये आपका फर्स्ट रूल था। अब इसमें सेकेंड रूल पे आते हैं। अगर सेकेंड रूल को देखें तो सेकेंड रूल कहता है कि कुछ टेम्पोररी एक्शंस, जैसे अभी आप नहीं कर रहे हो लेकिन करते हो। जैसे मैं एक टीचर हूँ तो मैं पढ़ाता हूँ कहीं पे, आई एम टीचिंग एनीवेयर इन द एनी स्कूल, एनी कॉलेज, एनीवेयर। सो दिस इज टेम्पोररी, मतलब एक्चुअली कहता है कि टू एक्सप्रेस ए टेम्पोररी एक्शन विच मे नॉट बी एक्चुअली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब जिस वक्त मैं बोल रहा हूँ उस वक्त वो घटना हो नहीं रही है, बल्कि वो घटना आप कंटिन्यूस, जैसे आई एम टीचिंग इन स्कूल, इन दिस स्कूल, मतलब मैं किसी खास स्कूल में क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ। या मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, तो अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो कंटिन्यूअस है। या अगर कोई मुझसे बाद में पूछेगा चलिए भाई आप क्या कर रहे हो आजकल, तो मैं क्या बताऊँगा? आई एम टीचिंग, मैं टीच कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। मतलब कहने का अर्थ है कि मैं जिस वक्त किसी व्यक्ति से बात कर रहा हूँ या किसी ने मुझसे आस्क किया है कि चलो बताओ आप क्या कर रहे हो, तो उस वक्त तो मैं कुछ कर नहीं रहा था भाई, मैं तो उसके गप्पे लड़ा रहा था। जब मैं गप्पे लड़ा रहा था तो फिर मैं कैसे कहूँ कि आई एम टीचिंग? मतलब उस सिचुएशन में अल्टरनेटली मुझे कहना है, मुझे किस टेंस का यूज करना है। मैं उस वक्त कर नहीं रहा हूँ लेकिन रेगुलरली मैं इस काम में इन्वॉल्व हूँ, तो उस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए मुझे किसका यूज करना हो? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। दिख रहे हो यहाँ पे? आप समझ में आ रही है ना?
एकदम ध्यान दे के पढ़ना भाई। नहीं पढ़ने वाले तो चले जाओ, लेकिन ध्यान दे के पढ़ो। जो भी पढ़ो एकदम कंफर्म पढ़ो। जो मैं बता रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, एयरफोर्स के एग्जाम में बैठ जाओ या कंपटीशन के एग्जाम में, रूल्स आते हैं ही आते हैं भाई। कहीं स्ट्रक्चर नहीं पूछता है, कहीं सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए नहीं पूछता है। जहाँ भी जाओगे यार रूल पूछेगा, और उन रूल्स पे एरर्स आते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ये रूल कंपलसरी है, इसलिए ध्यान दे के पढ़ो, एकदम गौर से सुनो। एकदम बहुत बेसिक से उठा के बता रहा हूँ, अच्छी चीज़ें है, पढ़ोगे बेटर रहेगा। देखो नेक्स्ट में इसके एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल्स में थोड़ा गौर कर लेते हैं। जैसे आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द कंपटीशन। अब कोई सड़क पे जा रहा है यार, अभी मैं बता रहा था कि अगर किसी से मैं गप्पे लड़ा रहा हूँ, वो मुझसे पूछ दिया कि चलो भाई आप कर क्या रहे हो आजकल, व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज, आप इन दिनों कर क्या रहे हो, तो मैं क्या बोलूँगा? मैं कहूँगा मैं शादी कर रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। अरे भाई जो मेरी काम है वो बताऊँगा ना। तो मैं अपने काम को बताऊँ तो मैं काम को क्या बताऊँगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ। कहाँ पढ़ा रहा हूँ? तो यूट्यूब पे पढ़ा हूँ, आई एम टीचिंग ऑन यूट्यूब। देन एट दैट टाइम आई एम नॉट टीचिंग देयर, बट दिस इज द माई वर्क दैट्स आई एम डूइंग कंटिन्यूअसली। सो जस्ट लाइक सेम सिचुएशन, कोई पूछा कि आप क्या करो, कंपटीशन की वो तैयारी कर रहा है भाई, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो क्या बोलेगा? आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द कंपटीशन। मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ कंपटीशन के एग्जाम्स के लिए, तो वो प्रिपेयरिंग लिखा है। कह रहा है आई एम वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट, मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। उस वक्त नहीं कर रहा है जिस वक्त वो बोल रहा है, जैसा कि पहला रूल में है वैसा काम नहीं। पहले रूल में कहा जिस वक्त बोल रहा है उस समय वो कंटिन्यूअसली पे है, वो चल रहा है। लेकिन यहाँ पे आई एम वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट, यहाँ पे वो कंटिन्यूटी पे नहीं है, लेकिन वो उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, उस वक्त नहीं, लेकिन कंटिन्यूटी में वो काम हो रहा है। चलिए सेकंड पॉइंट तो क्लियर हो गया, आपके बात में दिमाग में समझ में आ गए होंगे। चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। कहता है इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स फ्यूचर एक्शन और अ डेफिनिट अरेंजमेंट इन द नियर फ्यूचर। एक चीज मैंने जिक्र किया था सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाते वक्त भी, कि फ्यूचर के प्रोग्राम्स के लिए, फ्यूचर के प्लान्स के लिए मैंने बताया था सिंपल प्रेजेंट टेंस में 3 टेंसेस का यूज होता है भाई। कन्फर्मली वहाँ पे बताया था, फिर से यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, इसको ध्यान दे के सुनना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्त। ये बहुत जगह क्वेश्चन आता है, बहुत कन्फ्यूजिंग चीज़ें भी होती हैं इसमें, तो इसको थोड़ा गौर करके सुनना, काम देगा। तो मैंने लिखा है यहाँ पे कि थर्ड पॉइंट पे कि ये क्या करता है, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स फ्यूचर एक्शन और डेफिनेट अरेंजमेंट इन द नियर फ्यूचर। अब मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि नियर फ्यूचर के प्रोग्राम को या किसी डेफिनेट अरेंजमेंट को, किसी फ्यूचर प्रोग्राम को कहने का अर्थ है फ्यूचर प्लानिंग, जो कि नियरर हो, नियर फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर मतलब करीब का। भाई वैसा कुछ ज़्यादा लोड नहीं लेना, जो लिखा हुआ है ये रूल है, रूल के हिसाब से है, बट जब क्वेश्चन बनाने होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा दोनों मैच कर जाते हैं, सेम हो जाते हैं ये तीनों में, तो दिक्कत आती है। फ्यूचर की घटना है भाई, फ्यूचर की घटना है। अगर कोई भी आपको कह दे, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस ने बताया था कि प्रधानमंत्री अगले हफ्ते आएंगे या नेक्स्ट वीक आएंगे या नेक्स्ट मंथ आएंगे, तो वहाँ पे हमने क्या यूज़ कर दिया था? सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो जो प्लान था वो फिक्स था, निश्चित था। यहाँ पे जो प्लानिंग होगी वो फिक्स नहीं होगी। फ्यूचर प्रोग्राम्स होंगे लेकिन वो 100% फिक्स नहीं होंगे कि वो होगा नहीं होगा, कोई निश्चित नहीं है भाई। ये फिक्सेशन नहीं दिखाता है। 3 टेंसेज में होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में फ्यूचर प्रोग्रामिंग होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होती है और सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है। 3 जगहों पे इसका यूज होता है, फ्यूचर प्रोग्रामिंग का केस देखने को मिलता है। उस दिन भी मैंने बताया था कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर रहे हो तो कंफर्म हो कि वो घटना एक्शन होना ही होना है, निश्चित है भाई, एकदम याद रखना। जो अपन बता रहे हैं एकदम कंफर्म याद रखना है कि भाई ये यूज कहाँ होगा, जहाँ पे निश्चित हो। निश्चित नहीं होता है, ये फिक्स नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा, हो सकता है यहाँ थोड़ा सा दिक्कत भी आ सकती है, लेकिन ये निश्चित नहीं है। फ्यूचर प्रोग्रामिंग इससे आप दिखा सकते हो बट निश्चित नहीं। जैसे कि यहाँ आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो, ये भी लिख सकते हो ही इज कमिंग टू नाइट। ठीक है, ये सिचुएशन है लेकिन इसमें जो सर्टिनिटी है उसकी कमी देखी जाती है इस फ्यूचर प्लानिंग में। फ्यूचर प्लानिंग आप इससे भी लिख सकते हो, फ्यूचर से भी लिख सकते हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस से, लेकिन तीनों के जो सेंसेज होते हैं, जो अर्थ निकलता है, जो मीन्स होते हैं, वो थोड़े थोड़े सिचुएशंस अलग अलग होते हैं। वहाँ पे आप जाओगे तो 100% आपको कंफर्मेशन मिलता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आते हो तो यहाँ निराशा वाली भाव मिलती है। कह सको तो सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो आशा कम और निराशा ज़्यादा वाला सिचुएशन होता है। और अगर इससे चले जाएं फ्यूचर में इसी चीज़ को लेके तो वहाँ पर 50-50 है भाई। जैसे स्कूल के नोटिस बोर्ड में देखते हो विल बी रिमेंड क्लोज लिखा हुआ होता है, विल बी रिमेंड क्लोज, विल बी रीओपन। विल बी रीओपन मतलब सिचुएशन रहेगा तो ओपन होगा, नई सिचुएशन है तो नहीं ओपन होगा। लेकिन यहाँ पे वाले में निश्चितता नहीं होती, ये याद रखना, ठीक है। तो ये 3 रूल्स अभी आपको समझ में आए, इसमें और भी रूल्स हैं। ये 3 रूल्स आपके क्लियर हो गए, यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसको एक बार गौर से देख लेना, समझना, ताकि इसको समझने में कहीं कोई दिक्कत ना आए। अब मैं नेक्स्ट रूल्स की ओर बढ़ता हूँ। चलिए आगे के रूल्स के ऊपर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट रूल जो है हमारा वो कहता है, देखो यहाँ पे कहता है देयर आर सम ऑफ द वर्ब्स व्हिच समटाइम्स डू नॉट एडमिट ऑफ प्रोग्रेसिव एक्शंस, सच वर्ब्स आर कॉल्ड स्टैटिक वर्ब्स। अब कहता है कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोग्रेसिव वे में वो शो नहीं करते हैं। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं तो कंटिन्यूअस टेंस कहने का अर्थ हुआ कि जो प्रोग्रेस को बतलाए, कंटिन्यूटी को बतलाए। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कंटिन्यूटी को नहीं दिखलाते हैं। अब उन वर्ब्स का यूज अगर कंटिन्यूअस टेंस के साथ करोगे तो सारा का सारा सेंस से बदल जाता है, सारा सेंस अलग हो जाता है, फिर दिक्कत होने लगती है। और फिर दिक्कत होती है तो गलत होने लगता है। कारण है कि ये जो वर्ड्स, कुछ नीचे वर्ड्स जो लिखे हुए हैं, पूरी बात को मैं बतलाता हूँ लेकिन थोड़ा सा शुरुआत में इसका बता रहा हूँ कि नीचे में जो लिखा हुआ है ये वर्ड्स आप देख रहे होगे। जैसे सी है, परसेप्शंस का है, थिंकिंग का है, शोइंग पोजीशन का है, फीलिंग का है, जनरल वर्ड्स हैं, कुछ हैं। ये प्रोग्रेसिव नहीं होते हैं, कंटिन्यूअस नहीं होते हैं। और कंटिन्यूअस नहीं होने का अर्थ है कि अगर इनके साथ आईएनजी के साथ जाएंगे तो भारी गड़बड़ हो सकता है। बन तो जाओगे हैवी ड्राइवर, लेकिन लाइसेंस चला रहे हो, लाइसेंस रखे हो 2 व्हीलर का, अब बन गए हो हैवी ड्राइवर तो क्या होगा, एक्सीडेंट न होगा, हाथ पैर टूटेगा। वैसे ही आपका एग्जाम में अगर ये हैवी ड्राइविंग करोगे तो पता चलेगा कि नंबर ससुरा काट के लेके चल गया। समझ में आया? तो इसको समझना बेहद जरूरी है। जैसे कि कुछ वर्ब्स होते हैं वो एक्शंस को शो नहीं करते हैं, उन वर्ब्स को, इस तरह के वर्ब्स को, ये जो वर्ब्स आप देख रहे हैं यहाँ पे जो वर्ब्स लिखे हुए, इन वर्ब्स को हम लोग स्टैटिक वर्ब्स कहते हैं। स्टैटिक मतलब अनुभव बतलाने वाले भाव, जो आपके एक्सपीरियंस को दिखलाते हैं, किसी चीज़ को महसूस किए, कुछ चीज़ों को उसको एक्सप्रेस करने वाले जो वर्ब होते हैं वो आते हैं इस स्टैटिक वर्ब की कैटेगरी। तो जितने भी स्टैटिक वर्ब्स हैं उनके साथ अगर आईएनजी टर्म यूज करोगे ना तो दिक्कत की बात है भाई, बहुत भारी दिक्कत की बात है। अब देखो यहाँ पे परसेप्शंस वगैरह आया है, परसेप्शंस के लिए यूज किए हैं, सी है, टेस्ट है, स्मेल है, हियर है, ईटीसी है, ईटीसी लिखा हुआ है। मतलब अब कहने का अर्थ है कि इन वर्ब्स के साथ यूज करेंगे तो दिक्कत क्या आ सकता है, तो वो भी हम बता रहे हैं। ध्यान से देखिए इधर कि क्या बता रहे हैं इसमें। अब अगर मान लो स्मेल ले लेते हैं, अब स्मेल लेते हैं हम, चलिए स्मेल पे बता देते हैं। अगर स्मेल ले रहे हैं और स्मेलिंग ले ले रहे हैं, चलिए ये भी शौक पूरा कर देते हैं आपका समझा के कि भाई आईएनजी काहे नहीं लेंगे, आईएनजी लेंगे तो दिक्कत क्या होगा, समझ लेते हैं। एक चीज तो याद रखिएगा एकदम दिमाग में, अगर आपको ये वर्ब्स का यूज करना है तो इसके लिए आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस जाना होगा। कहाँ जाना होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस जाना होगा भाई बात। अगर इसका यूज करना है तो आँख बंद करके आप भागो सिंपल प्रेजेंट टेंस की ओर। अगर इसे ही यूज करना है तो आईएनजी के साथ यूज करोगे तो भाई सेंस उन्स बदल जाएगा। कैसे? सो देखो, अगर आप स्मेल लिख रहे हो तब पता है कहाँ यूज होगा? स्मेल लिखे हो तो हम लोग यूज करेंगे जब करीब में लाके सूंघेंगे ना तब। अगर मतलब कहने का अर्थ हुआ कि अगर हम लोग स्मेल वर्ड का यूज कर रहे हैं,
अगर हम अस्मेल वर्ड का यूज कर रहे हैं, कहने का अर्थ हुआ अगर अस्मेल का यूज कर रहे हैं तो जब हम लोग किसी चीज़ को दूर से सूंघेंगे ना तब हम लोग अस्मेल का यूज करेंगे, जब किसी चीज़ को करीब से सूंघेंगे तब स्मेलिंग का यूज करेंगे। तो देखो अंतर कितना हो गया। दूर से किसी चीज़ का स्मेल आ रहा है तो हम लोग कहेंगे, मान लो नली के बगल से गुजर रहे हैं और हमको महक रहा है, वो तो स्मेल कर रहा है, हम लोग कहते ना है स्मेल कर रहा है भाई, स्मेलिंग कहते हो नहीं, क्योंकि दूर से आ रहा है। अब भाई अगर आपकी इच्छा हो कि हमको स्मेलिंग लिखने का शौक है तो नाली में घुस पड़ो, जाके सूंघ लो यार, कौन रोक रहा है, जाके सूंघ ले। स्मेलिंग नहीं तेरे को लिखना, लिख ले, जाके नाली में जाके सूंघ के लिख लो स्मेलिंग, ठीक है। अगर स्मेलिंग लिखना है तो फिर भाई वही करो, नाली में जाओ, जाके आराम से सूंघो उंगो, डुबकी उबकी लगा के और लिख लो, लिखने का शौक है तो। मतलब स्मेल लिखोगे तो ज़्यादा बेटर। दूर से आते हुए सुगंध के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, स्मेल। करीब से अगर फूल को करीब से ला के सूंघ रहे हैं तो स्मेलिंग लिखेंगे, समझ में आया। तो देखो कितना अंतर रह जाता है, बहुत डिफरेंस जाता है। ऐसे देखो एक और लेते हैं, अगर हियरिंग है, हियर मतलब क्या होता है, सुनना भाई, है कि नहीं। अगर हियरिंग लिख दिए तो फिर हो जाता है इसका अर्थ सुनवाई करना। क्या हो जाता है इसका अर्थ, सुनवाई करना। अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग टर्म है भाई, अब ये बड़ा कष्ट देने वाली बात है। हियर मतलब सुनना होता है, हियरिंग मतलब सुनवाई करना होता है। अब सुनवाई कौन करेगा, जज वगैरह सुनवाई कर रहा है तो उन लोग हियरिंग वर्ड यूज करता है जब भी देखोगे तो। अब यहाँ पे देखो लिख रहे हैं हम कि सुनना, और हियरिंग मतलब सुनवाई करना, तो देखो आईएनजी का टर्म लगने से कितना दिक्कत आ जाता है। तो ये आपको समझना होगा कि इसके साथ हम आईएनजी का टर्म नहीं यूज कर सकते हैं। देखो इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल, ओनिंग नहीं लिख सकते हैं, ये सब नहीं यूज कर सकते, नोइंग नहीं लिख सकते, थिंकिंग नहीं लिख सकते, लुकिंग नहीं लिख सकते हैं। अब अपीयरिंग लिख रहे हैं। अपीयर मतलब क्या होता है, दिखाई देना, आ जाना। हम लोग आसमान में कहते हैं अपीयर्स इन द स्काई, कहते हैं अपीयर्स मतलब हो गया आसमान में दिख रहा है उसको। अगर अपीयरिंग लिख रहे हैं तो कहने का अर्थ हो गया कि आप उस चीज में शामिल हो। जैसे कैसे कह सकते हैं, द students are appearing in their board examination, the students are appearing in their board examination। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बच्चे उसमें शामिल हो रहे हैं अपने बोर्ड के एग्जामिनेशन में, तो हम अपीयरिंग लिखेंगे, चलेगा, शामिल हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर अपीयर मतलब प्रत्यक्षता दिखने के केस में अगर कह रहे हैं कि नजर आ रहा है या कुछ, तब वहाँ पे गलत हो जाएगा, तो इसको ध्यान देना है। इसके अलावा जैसे एक बड़ा कभी देखते हुए लड़का लोग के आजकल के, कोई दिखा पसंद आ गया, आई लाइक यू कहता ना है, आई लाइकिंग यू काहे नहीं कहते हो, दिक्कत है। आई एम लाइकिंग यू गलत हो जाएगा, क्योंकि वो किस में आ जाता है, इस स्टेटिव वर्ब की कैटेगरी में आता है। देखो आपको एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है सब चीज कि वर्ब ऑफ परसेप्शन में ये सब भी आते हैं, थिंकिंग वाला में ये वर्ड आते हैं, वर्ब ये पोजेशन वाले में आते हैं। देखो जनरल फीलिंग्स, यहाँ पे फीलिंग्स वाले में फीलिंग बहुत महसूस होता है। जैसे ही टीनेजर ग्रुप में पहुँचते हैं ना, बड़ी फीलिंग आता है हम लोगों को, तरह तरह का फीलिंग आता है। तो फीलिंग जो इतना आता है उसको आईएनजी के टर्म में नहीं एक्सप्रेस करेगा, नहीं तो लड़की अनपढ़ समझेगी और जूता चप्पल से मार के भगा देगी। तो पहला चीज़ एकदम याद रखना, यहाँ ध्यान देना, आईएनजी नहीं, जैसे आई एम लाइकिंग यू नहीं लिखना है। क्या लिखोगे, क्या बोलोगे, आई लाइक यू। देख तो आई लव यू लिख बोलता है, आई एम लविंग यू का नहीं बोलता है। ससुरा यहाँ ये सबसे बड़ा दिक्कत तो ये कि गलत हो जाएगा ये रूल के हिसाब से ना। ये रूल में क्या कहता है कि इसमें आपको नहीं यूज करना है, और आप यूज करोगे समझेगा कि आप तो ब्रिटिशो इंग्लिश से आगे निकल गए हो, है कि नहीं। तो फिर समझेगा कि हिटलर के ज़माना के कुछ बोलो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बच के निकल जाएंगे, हिटलर के सैनिक हैं, वैसा थोड़ी है। यहाँ ध्यान, रूस वाला बहुत कुचला था हिटलर को, तो ज़्यादा नहीं समझना, उधर इधर आना। तब जैसे आई लव यू बोलता है, तो लव यू बोलता है, इसके पीछे का रीजन यही है। एक वो स्प्राइट या 7 अप का प्रचार आता था टीवी पे, आई एम फीलिंग अप, अच्छा महसूस होता है, लिखते हैं। तो आई एम फीलिंग अप ना बोल के वो क्या बोलता था, आई फील अप। खोज के देखना कहीं मिल जाएगा, आई फील अप, जो अच्छा महसूस, पीने के बाद बहुत
कूल महसूस होता है उसके लिए लिखता था। तो फीलिंग का है नहीं लिखा, फीलिंग लिख सकता था ना, नहीं लिखा। तो फीलिंग इसी वजह से नहीं लिखा क्योंकि वो प्रोग्रेसिव चीज को नहीं बतलाता है। तो प्रोग्रेसिव चीज को नहीं बतलाता और जो फील कर रहा हूँ प्रोग्रेसिव तो है नहीं, तो इस वजह से हम लोग उसके साथ आईएनजी टर्म का यूज नहीं करते हैं। ये बात क्लियर हुई। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जैसे मैंने लिख दिया है, इससे आप उसको क्या कर सकते हो, इजली वे में समझ सकते हो ये क्या कह रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे आपका है, ये नहीं है, ये बता रहे थे कि अगर इनका यूज करना हो तो इसको हम लोग ज़्यादातर किस टेंस से यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस से यूज करते हैं। अगर आईएनजी के साथ करोगे तो उसका अर्थ क्या होने लगता है, बदलने लगता है। ये मैंने बताया था यहाँ तक में। अब यहाँ पे आते हैं, देखो भाई रूल्स इसके खत्म हो गए हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो नाउ, दिस टाइम, प्रेजेंट टाइम, एट द मोमेंट, इन दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, ये सब जो वर्ड है ना, अगर सेंटेंस में मिल जाए, आंख बंद करके छलांग लगा दो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अगर ये वर्ड मिल जाए सेंटेंस में, जहां भी दिख जाए ये वर्ड्स, तो आंख बंद करके समझ जाना है कि कौन से टेंस का ही क्वेश्चन है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। जैसे कि यहाँ देखो आई एम राइटिंग नाउ, नाउ आ गया, यहाँ भी है, यहाँ भी आ गया, ये क्या हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखो एट द मोमेंट का भी एक एग्जांपल है इस सेंटेंस में। यहाँ देखो सी इज नीडिंग अ स्वेटर, स्वेटर बुन रही है। बहुत देखे हुए सरकारी स्कूल की मैडम ये पढ़ाने ठंडा के दिन में जाती है, मार के उनसे एकदम रगड़े हुए हैं, 2 गो स्वेटर 3 गो स्वेटर, पढ़ाना लिखाना है नहीं, आधा को खाली स्वेटरें बुनेंगे, आधा से ज़्यादा तो पढ़ाने लिखाने में सब पीछे रहती हैं। देख रहे हो यहाँ सी इज नीडिंग अ स्वेटर एट द मोमेंट, ठीक है, तो एट द मोमेंट नजर आ गया। देखो यहाँ यूज किया हुआ वर्ब 1 प्लस आईएनजी, यहाँ भी वर्ब 1 प्लस आईएनजी यूज किया हुआ। यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, तो देख रहे हो यहाँ पे आईएनजी के साथ आ रहा है। नेक्स्ट वाले में देखो दिस मॉर्निंग के साथ, दे आर वॉशिंग द प्लेट दिस मॉर्निंग। भाई लॉकडाउन में किसी के साथ भी दुर्घटना घट सकता है, ठीक है, तो इसलिए सुबह के समय में वे लोग क्या कर रहे थे, बर्तन वर्तन धोए। तो लॉकडाउन का भी समय चल रहा है, कोरोना काल में बहुत कुछ घटना घट सकती है इस समय में, है कि नहीं, बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे दिस मॉर्निंग के साथ भी क्या आया है आपका, वर्ब का 4th फॉर्म आया है। तो अगर ये वर्ड्स कीवर्ड्स से नजर आ जाते हैं, नाउ हो गया, दिस टाइम हो गया, प्रेजेंट टाइम हो गया, एट द मोमेंट हो गया, दिस मॉर्निंग हो गया, दिस इवनिंग हो गया, और भी कुछ वर्ड्स होंगे हैं जिनका अगर यूज सेंटेंस में नजर आ जाए, आंख बंद करके सीधे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ओर चले जाना है, बिना किसी झोल झंझट के, एकदम सीधा कहाँ पहुंचना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। इज एम आर देखना, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब देखना, और हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब का 4th फॉर्म लगा के आगे बढ़ जाना है। समझ में आया? और यहाँ आपका ये पूरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो भी रूल था ये समाप्त होता है। और इसके क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए, और जैसे ही ये पूरा टेंस का चैप्टर खत्म होगा मैं क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा, प्रैक्टिस सेशन भी करवाऊँगा इस पूरे टेंस का, और आपको क्वेश्चंस एरर्स वगैरह बनाने के लिए भी सिखाऊंगा। तो पहले इस चैप्टर को कंप्लीट कर देते हैं। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपका समाप्त हुआ। अब अगले पार्ट में मैं लेकर आऊँगा आपके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो आप तैयार रहिएगा अगले क्लास के लिए। थैंक यू।